आज बच्चों हम बात करेंगे विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है। हमने बहुत नाम सुना है विद्युत धारा, घरों में या फैक्ट्रियों में जितने भी कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, विद्युत धारा से। जितने भी लोड या भार या फैक्ट्री में जितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो सभी हमारी विद्युत धारा से ही चलती हैं। तरह तरह के नाम हमने अपनी अपनी भाषा में रखे हैं। कोई विद्युत धारा कहता है, कोई धारा कहता है, कोई बिजली कहता है और कोई इलेक्ट्रिक करंट कहता है। तो जो विद्युत धारा हमारी होती है, विद्युत धारा अगर हम विज्ञान की भाषा में देखें तो हम इसे स्मॉल आई और कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, लिखते हैं और इसका मात्रक हमारा एम्पियर होता है। मात्रक हमारा एम्पियर होता है। इसी प्रकार से विद्युत धारा जो उत्पन्न हुई है उसका मूल कारण होता है आवेश। मूल कारण क्या होता है, आवेश। अगर किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए, इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों का आ जाना किसी परमाणु पे आवेश ला देगा। यानी आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से या इलेक्ट्रॉनों के रिसीविंग से। इलेक्ट्रॉनों का रिसीव कर लेना या इलेक्ट्रॉनों को निकलना। क्योंकि हम जानते हैं परमाणु क्या होता है, वो आवेश रहित कण होता है। कैसा कण होता है, आवेश रहित होता है। परमाणु आवेश रहित होता है, यानी न्यूट्रल होता है। उस पर स्वाभाविक अवस्था में, सामान्य अवस्था में वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हम किसी प्रकार से, किसी भी तरीके से एक परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें या उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से ले आए तो चार्ज पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज, आवेश। ये मैं पहले भी बताया हूं और आज हमारा जो आवेश होता है, आवेश, इसकी सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट नहीं करता है। क्योंकि हम जानते हैं परमाणु की स्ट्रक्चर, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वही आवेश के लिए जिम्मेदार है। और हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि आवेश की सबसे छोटी इकाई, आवेश की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे मूल इकाई, आवेश पैदा हुआ इलेक्ट्रॉन से, यानी सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर किसी भी वस्तु पर या किसी चालक पर, किसी परमाणु पर अगर आवेश आता है तो वो इलेक्ट्रॉनों की है। ऐसे क्या होगा, जैसे 1e, 1e, 2e, 3e, क्या होगा, इस तरीके से आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो e/2 हो जाए, e/2 हो जाए, e/5 हो जाए। मतलब वो क्या होगा, e के ई जाएगा, ई आएगा। मतलब किसी भी परमाणु से अगर आवेश बाहर, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो ई होगा, ई, और बढ़ेगा तो भी ई। और ई की वैल्यू होती है, हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ई की वैल्यू क्या। अब किसी भी परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, जैसे मान लो किसी भी परमाणु से हमारे n इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, n इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो E की और n की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उस पर कितना आवेश है। अगर बाहर निकल गए हैं तो उस पर कितना आवेश आएगा, धनात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना धनात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉनों का बाहर से आ जाना या इलेक्ट्रॉनों का किसी परमाणु के द्वारा ग्रहण कर लेना, रिसीव कर लेना, कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश। क्लियर।
करते हैं धारा की। धारा पर सेकेंड फ्लो ऑफ चार्ज, पर सेकेंड फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज किसी भी कंडक्टर से या किसी भी चालक से एक सेकंड में बह रहा है, एक सेकंड में चल रहा है। अब बहेगा कब? जब सर्किट होगा, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत धारा जिस पथ में गमन करती है, विद्युत धारा जिस पथ में गमन करती है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। क्या होता है विद्युत परिपथ? विद्युत धारा जिस पथ में गमन करती है उसे कहते हैं हम विद्युत परिपथ। और वह परिपथ ओपन नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमारी बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक कंडक्टर लगा हुआ है। और कंडक्टर जो होता है, चालक जो होता है, चालक का एक स्वाभाविक गुण होता है कि चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी चालक के सिरों के बीच, जैसे मान लो मेरा ये, मैं यहाँ एक चालक मान लीजिए, ये हमारा एक चालक है, तो ये चालक के सिरे हैं ए और बी। ये चालक के सिरे क्या है? ए और बी। इनके बीच में एक लंबाई है, देखिए मान लो ये है, और ये जो गोल दिख रहा है इस तरीके से, ये चालक का क्या कहलाता है? परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये क्या है? परिच्छेद का क्षेत्रफल। इसे हम ए से दिखाते हैं, चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल। जैसे ये है हमारा, देखिए इधर है मार्कर, तो मार्कर का ये आपको दिख रहा है, ऐसे ही दूसरा गोल इधर है, एक इधर है। इसमें यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और तो यहाँ से चलेंगे, इधर निकलेंगे, ठीक है। तो जितना इसका ये क्षेत्रफल होगा उतनी इसमें विद्युत धारा। तो ये जो होता है, अगर हम किसी भी चालक के लिए लंबाई और उसका परिच्छेद का क्षेत्रफल अगर निश्चित रखें, परिच्छेद का क्षेत्रफल और चालक की लंबाई अगर निश्चित रखें, तो इसका एक गुण आता है क्या? कि चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? विद्युत धारा का विरोध करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में बहती है। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में बहती है। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में बहती है। तो वो क्या करते हैं? विद्युत धारा के रास्ते में एक बाधा उत्पन्न करते हैं। वो बाधा जो विद्युत धारा के रास्ते में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। इसलिए हम जब चालक को साइंस की भाषा में करते हैं तो हम उसे केवल आर यानी रेजिस्टेंस, आर कहे तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध से दिखा देते हैं। तो ये हमारा क्या है? चालक। और विद्युत धारा कैसे करके इंपैक्ट करती है कि उसके परिच्छेद के क्षेत्र पर निर्भर करती है, उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। क्या है? इस प्रकार से इसका पथ क्या होना चाहिए? क्लोज, जैसा आप देख रहे हैं। ये हमारा वोल्टेज सोर्स है बैटरी, और बैटरी से और विद्युत धारा निकलती है। विद्युत धारा जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा निकलती है बाहर को, वो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। विद्युत धारा जिस इलेक्ट्रोड से बाहर को निकलती है धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, और जिसमें प्रवेश करती है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। यानी विद्युत धारा किसी भी बैटरी के धन सिरे से बाहर निकलती है और ऋण सिरे में प्रवेश करती है। तो विद्युत धारा का सर्किट कैसा हुआ है? लेकिन हमारी विद्युत धारा क्या है? एक आदेश राशि है। विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, लेकिन विद्युत धारा आदेश राशि है। ऐसे ही हमारा जो चार्ज है कूलर, ये चार्ज भी आदेश है। समय ये भी आदेश है। तो विद्युत धारा और आवेश में संबंध होता है I बराबर Q/T और Q बराबर होता है NE। इस प्रकार से हम विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे।
बात करते हैं ओम्स लॉ क्या है। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? एक वैज्ञानिक हुए थे ओम, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने कहा अगर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाए, अगर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाए और उसकी भौतिक परिस्थितियां ना बदलें, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाए और उस चालक की भौतिक परिस्थितियां यानी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस चालक में बहने वाली धारा लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। उन्होंने बताया कि अनुक्रमानुपाती आय। ओम्स ने क्या कहा? भौतिक परिस्थितियां, भौतिक अवस्थाएं देख लो कौन सी होती है। भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं होती है हमारी ताप, ताप, क्षेत्रफल और लंबाई। ताप, अब ये ताप जिस परिस्थिति में चालक रखा हुआ है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और उसके क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल जो मैंने आपको बताया था, ऐसे करके ये चालक हमारा बना हुआ है, ये हमारा चालक बना हुआ है, देखिए ये चालक है, तो इसका ये क्या है? ये क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा था वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये इसकी लंबाई है, तो ये इसके क्षेत्रफल और ये इसकी लंबाई, ये हमेशा कांस्टेंट हो। तो बी अनुपाती क्या होता है? आई। भौतिक अवस्थाएं यानी ताप, क्षेत्रफल, लंबाई। जिस चालक के सिरों के बीच हम विभवांतर लगा रहे हैं तो उसका ताप यानी किस वातावरण में रखा हुआ है वो ताप नहीं बदलना चाहिए, चालक की लंबाई नहीं बदलनी चाहिए, और चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया, परिच्छेद का क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं हिंदी में, नहीं बदलना चाहिए। तो हमारा क्या होता है? बी अनुपात। अर्थात हम इसे लिखते हैं बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर, या इसे लिखते हैं बी ओवर आई इज इक्वल टू आर। और ये क्या होता है? या इसे ऐसे भी लिखते हैं, इसे ऐसे भी लिखते हैं, देखिए बी बटे आई बराबर ये था। ये जो आ रहा है, ये आर क्या होता है? प्रतिरोध। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। ये किसी भी चालक का स्वाभाविक गुण होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब चालक में हम विद्युत धारा फ्लो करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत धारा के बहने के विपरीत दिशा में चलते हैं और वो उनमें एक रुकावट पैदा करते हैं जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। और ओम्स ने इसके बारे में बताया कि इसका मान कैसे निकालते हैं? बी ओवर आई इक्वल टू। अगर हमें ये ज्ञात हो कि किसी चालक के सिरों के बीच में कितना विभवांतर लगा रहे हैं तो हमें पता होगा उसमें धारा कितनी है। तो बी और आई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। वोल्टेज और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। लिख लो यहाँ पे, लिखिए प्रतिरोध। यह है हमारा प्रतिरोध, प्रतिरोध। इसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस
धारा के अनुपात को प्रतिरोध वोल्टता और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। इसका मात्रक। ये जो वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम थे, उनको सम्मान देने के लिए क्या किया? उनके नाम पे ही उसका मात्रक, क्योंकि उन्होंने ही प्रतिरोध को जन्म दिया, उन्होंने ही बताया प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका मात्रक भी उन्हीं के नाम पर। अब इसको अगर हम विज्ञान की भाषा में ओम, अगर वो पूछता है ओम के बराबर क्या होता है, ये लिख लिया सबने? अरे नोट कर लो। वोल्टता और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। आप देखिए, अभी हमने पढ़ा था V/I = R। अब यहाँ से हम R का मात्रक निकालते हैं, R का मात्रक निकालते हैं, तो क्या आएगा हमारा? वोल्टता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। यहाँ आएगा वोल्ट और प्रति एम्पीयर, वोल्ट प्रति एम्पीयर। या हम इसे लिख सकते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पीयर। 1 ओम बराबर क्या होता है? ये होता है 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पीयर। वोल्ट ये पूछ लेता है कि हमारे जो वोल्टता है और हमारी धारा है और प्रतिरोध है, उसमें संबंध ज्ञात कीजिए। कभी कभी ऐसे पूछता है, कभी कभी पूछता है ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया प्रतिरोध का मात्रक, यानी ओम कितने बराबर होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्योंकि हम जैसा हम जानते हैं हमारे वोल्टता का मात्रक क्या होता है? वोल्टता का मात्रक, वोल्टता का मात्रक, वोल्टता का मात्रक वोल्ट, हिंदी में लिखिए वोल्ट। और धारा का मात्रक एम्पियर। आगे क्लासेस में आप देखेंगे कि हमारी धारा जो होती है वो एक सदिश, धारा जो होती है हमारी मूल राशि होती है। मूल राशियां दो प्रकार की हमारी राशियां हो जाती हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। एक मूल राशियां होती हैं और एक हमारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो ओम्स लॉ ये बहुत पूछा जाता है, ओम्स लॉ। इसमें बस कोई और जिस सर्किट में ओम लॉ लागू होता है, अगर ओम लॉ जिस सर्किट पर लागू होता है वो कहलाता है हमारा ओमीय सर्किट, और जिस सर्किट में ओम लॉ लागू नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अनओमीय सर्किट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, अनओमीय सर्किट क्या होता है? अनओमीय सर्किट क्या होता है? अगर ऐसा सर्किट, ऐसा परिपथ, ऐसा वैद्युत परिपथ हो जिसका प्रतिरोध हर समय बदल रहा हो, क्या कर रहा हो? हर समय बदल रहा हो, यानी उसका प्रतिरोध लिमिटेड ना हो यानी स्थायी ना हो, बदल रहा हो, या उसका प्रतिरोध क्या कहते हैं? गत्यात्मक हो, है? तो ऐसा परिपथ क्या कहलाता है? अनओमीय परिपथ कहलाता है। और जो हमारे अनओमीय परिपथ होते हैं उनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओमीय परिपथ पे ही ओम का नियम लागू होता है, क्योंकि उसके लिए भौतिक दशाएं कांस्टेंट होनी चाहिए। भौतिक दशाएं, एक हमने देखा है भौतिक परिवर्तन, एक देखा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक दशाएं वो होती हैं
जब उस कारण को हटा लें तो वो फिर वही होता है। यानी कारण को हटा लें, यानी कारण हम लगा दें तो वो चेंज। जैसे अभी हम जल को उबालते हैं तो क्या आग जलाते हैं उसके नीचे हैं, और आग को हटा लें तो जल नहीं उबलेगा। जल कब उबलेगा? जब आग जलेगी। ठीक है, आप नाराज कब होंगे? जब आपकी पिटाई होगी, तभी गुस्सा आएगी है, तभी तो माँ को धमकी दे दें कि अच्छा फिर होगी लड़की का आगे अभी मर जाऊंगी, फिर तो माँ घबराए। होता है नहीं होता है? इसलिए लड़कियों के पास एक अच्छा हथियार होता है डराने का, होता है। और आज तो सरकार क्या है भाई, वो तो गर्ल्स के या फिर वुमेन्स के हिसाब तो है? अगर झूठा आरोप भी लगा दें ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जान बचानी मुश्किल पड़ जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या होता है? एक प्रभाव होता है, एक प्रभाव है क्या है का? आवेश। आवेश का एक प्रभाव है विद्युत धारा। क्या है? आवेश। अब देखिए आगे क्लास में आप पढ़ेंगे कि अगर आवेश स्थिर है तो क्या होता है और आवेश चलता है तो। अब विद्युत धारा जिस किसी परिपथ में या किसी कंडक्टर में विद्युत धारा फ्लो होती है, विद्युत धारा फ्लो हो रही है कहीं पर, तो वहां उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र हो, यानी विद्युत धारा से उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था, ओरिस्टेड वैज्ञानिक थे, उन्होंने डेनमार्क के, उन्होंने कहा कि विद्युत धारा जहां फ्लो होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो एक वैज्ञानिक हुए साहब फैराडे बोले जब ऐसा होता है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी तो उत्पन्न होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बना दिया? जनरेटर का काम करता है, फैराडे के नियमों पे काम करता है, फैराडे के नियमों पर काम करता है। और स्टूडेंट ने कहा कि विद्युत धारा होती है तो वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो उन्होंने कहा भैया चुंबकीय प्रभाव होगा तो विद्युत धारा भी उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा ये लेक्चर था विद्युत धारा है क्या और आवेश है क्या। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तब तक के लिए जय हिंद।